हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ओसाइड। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि उसमें पोलैरिटी स्थापित हो गई और पोलर एक्सिस की स्थापना हो गई। साथ ही साथ उसके अंदर जो डोर्सल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट है और लेटरल पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, उसकी स्थापना हो गई। इस तरह से ओसाइड के अंदर हम ये देखते हैं कि परिवर्तित हो रही ओसाइड में। और मैमल्स की हम बात करें तो अर्ली मिडिल स्टेज के अंदर, ग्रोथ फेज की मिडिल स्टेज के अंदर जब ओसाइड पहुंचता है तो उसमें डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट और साथ ही साथ वेजिटल पोल, एनिमल पोल की स्थापना हो जाती है। तो हम बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट है कोर्टिकल डिफरेंशिएशन। कोर्टिकल डिफरेंशिएशन का अर्थ यहाँ पर ये है कि परिवर्तित हो रहे ओसाइड के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी विभेदन होता है, अर्थात जो साइटोप्लाज्म है वो होमोजीनियस प्रकार का हो जाता है। और वे जंतु जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होमोजीनियस प्रकार का होता है उसका एग्जांपल है एनिलिड्स, मोलस्कस, एम्फीबियंस एंड एकाइनोडर्म्स। इसके ओसाइड की हम बात करें तो ये स्पष्ट डायग्राम में देखिए कि जो पूरा साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच का जो पूरा भाग है ये साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये होमोजीनियस प्रकार का और साथ ही साथ इसमें दो स्पष्ट क्षेत्र या दो स्पष्ट भागों में ये विभेदित हो जाता है। आउटरमोस्ट जो पार्ट है इस साइटोप्लाज्म का वो कहलाता है आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो इस आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टेंसिबल प्रोटीन पाई जाती है। टेंसिबल प्रोटीन के फाइबर्स पाए जाते हैं तंतु रूप में टेंसिबल प्रोटीन या टीपी पाई जाती है। और यही टेंसिबल प्रोटीन जो ओसाइट है उसके आकार और आकृति को बनाए रखती है। इसलिए आउटरमोस्ट 10 pm के नीचे टेंसिबल प्रोटीन के फाइबर पाए जाते हैं और ये कॉर्टिकल रीजन का निर्माण करती है। और यही इसी टेंसिबल प्रोटीन के कारण ही जो ओसाइट का जो आकार आकृति है वो बना रहता है। ठीक है, आप देखिए कि ये आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ तक मिडल साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है दो स्पष्ट भागों में, ये आउटर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ये मिडल या एंडोप्लाज्म, दो स्पष्ट क्षेत्रों में बढ़ जाता है और दोनों जो है वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्म की हम बात करें, मिडल साइटोप्लाज्म, इसके अंदर आप देखिए कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पहले बताया था मैंने, इसका निर्माण, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं एक्चुअली किससे भरे होते हैं? एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। लेकिन ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, हम बात करें मेमल्स की, इंसेक्ट की, रेबिट की, एवीज की और यूरोडेल्स, एम्फीबियंस, इनके अंदर ये अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत जो ओसाइट का साइटोप्लाज्म है दो स्पष्ट भागों में, आउटर साइटोप्लाज्म और मिडल साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म। आउटर साइटोप्लाज्म जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो ज्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है, टेंसिबल प्रोटीन पाई जाती है और वो कॉर्टिकल लेयर का निर्माण करता है। और यही टेंसिबल प्रोटीन और कॉर्टिकल लेयर आकार आकृति, ओसाइट की आकार आकृति को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, अर्थात एक मेल गैमेट के साइटोप्लाज्म में इंटर करने के बाद जो है ये कॉर्टिकल जो लेयर है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाती है। वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जस्ट जो पीएम के जस्ट नीचे बनती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नहीं बनती है, क्योंकि कॉर्टिकल लेयर और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मेमल्स के अंदर अब्सेंट होते हैं। दूसरा आंतरिक जो भाग है एंडोप्लाज्म या मिडिल साइटोप्लाज्म, उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि जीसी के द्वारा बनाए जाते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्चुअली में एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भरे होते हैं, साथ ही साथ वैक्यूल्स पाई जाती हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स या जो मिडल
एंडोप्लाज्म है, मिडिल साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स फिल्ड विद एसिडिक म्यूकोपोलिसैकेराइड्स, और ये एब्सेंट होते हैं किस किस में, रेबिट है, मैन है, इंसेक्ट है, एवीज है और यूरोडेल्स एम्फीबियंस। यूरोडेला ऑर्डर है एम्फीबिया का, तो यूरोडेला के जो अंतर्गत जो एम्फीबियंस आते हैं उनमें भी ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो इस तरह से जो ग्रोथ फेज जो है वो कंप्लीट होती है। ग्रोथ फेज के बाद जो फेज आएगी मैच्योरेशन फेज, उसकी हम बात करेंगे। मैच्योरेशन फेज एक्चुअली क्या है, परिपक्वन प्रावस्था। मैच्योरेशन फेज शुरू होने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि अर्ली स्टेज के अंदर जब ग्रोथ फेज शुरू होती है तो जो oocyte है या उगोनिया है वो प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेज है सेकेंड जाइगोटी उसमें प्रवेश कर जाता है, अर्थात जो समजात गुणसूत्र है उनके जोड़े बन जाते हैं। उसके बाद की जो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो तब तक रोकती जाती है जब तक कि ग्रोथ फेज पूरी नहीं हो जाती। तो ग्रोथ फेज जैसे ही पूरी होगी तो जो oocyte है वो प्रोफेज फर्स्ट की डाइकाइनेसिस जो सब फेज है उसमें प्रवेश कर जाता है, अर्थात क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है वो क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, टेट्राड बन चुके हैं और वो टेट्राड अब एक दूसरे से अलग होना शुरू हो रहे हैं, तो डाइकाइनेसिस अवस्था में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद मैच्योरेशन फेज के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो मैच्योरेशन फेज की जो शुरुआत है उसके लिए किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है। और मैमल्स के अंदर और खास रूप से हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मैच्योरेशन फेज का इनिशिएशन या शुरुआत वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्त्रवित हॉर्मोन्स के प्रभाव से। जैसे ही वो हार्मोन प्रभावित सिक्रेट होंगे, और वो हार्मोन कब सिक्रेट होंगे, जब फीमेल सेक्सुअली या लैंगिक रूप से मेच्योर हो जाएगी। जैसे ही मेच्योर होगी तो मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उन हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू करेगी और उन हार्मोन के प्रभाव से मैच्योरेशन फेज की शुरुआत होगी। आपको पहले पता है, मैंने बताया था मैच्योरेशन फेज के अंदर दो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। फर्स्ट जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो मियोटिक होता है, अर्थात अर्धसूत्री होता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो एक बनता है सेकेंडरी oocyte और एक छोटी सेल बनती है, वो बनती है पोलर बॉडी। दूसरा जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो होता है माइटोटिक समसूत्री, जिससे सेकेंडरी oocyte से एक बड़ी सेल ओवम और एक छोटी सेल सेकंड पोलर बॉडी बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी विभाजित होकर दो पोलर बॉडीज का निर्माण करती है। इस तरह से मैच्योरेशन फेज के समापन पर एक बड़ी सेल ओवम और 3 छोटी कोशिकाएं पोलर बॉडी। चूंकि पोलर बॉडीज के अंदर कोशिका द्रव्य कम होता है, अर्थात भोज्य पदार्थों की कमी होती है, इस वजह से वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं। सिर्फ एक ओवम जो है वो हैप्लॉइड सेल वो सर्वाइव करती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है। तो इस तरह से नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे मैच्योरेशन फेज। थैंक्स।